इस फिल्म के शुरुआत में एक सीन आता है जिसमें शहर से आए हुए कुछ लोग ठाकुर हरनाम सिंह, जिसकी भूमिका मुराद ने निभाई है, उससे कहते हैं कि शंभू अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा। इस पर ठाकुर कहता है, नहीं बेचेगा, आज उसका बाप भी बेचेगा, जाएगा कहाँ, उसकी चोटी तो मेरे हाथ में है। इस पर उनमें से एक आदमी कहता है, लेकिन आज के किसान सिर्फ किसान नहीं रहे, सब आदमी बन गए हैं, चोटी काट कर भाग जाएंगे और आपके हाथ में तो कटी चुटिया ही रह जाएगी ठाकुर साहब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक ऑन रिदम्स ऑफ राइम। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2 बीघा ज़मीन की कहानी, जो कि भारत की आज़ादी के बाद सिनेमा का रिप्रेजेंटेशन करती है, जिसमें अक्सर रूरल पॉवर्टी, फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन और क्लास ऑपरेशन जैसी कठोर सच्चाइयों को दिखाया जाता था। उस दौर के भारत में जिम्मेदारी के सिस्टम से कैपिटलिस्ट लैंड होल्डिंग के मॉडल की तरफ धीमे परिवर्तन की पृष्ठभूमि में यह फिल्म दिखाती है कि उपनिवेशवाद के अंत के बावजूद छोटे किसान लगातार गरीबी और अधीनता के चक्कर में फंसे रहे। भूमि सुधारों ने अपेक्षित राहत देने के बजाय केवल एक ऑपरेशन करने वाली व्यवस्था की जगह दूसरी ला खड़ी की। पुराने जिम्मेदारों की जगह अब नए इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए थे। शंभू उन अल्पसंख्यक छोटे किसानों को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास अपनी ज़मीन तो है, पर वे ठाकुर हरनाम सिंह जैसे जमींदारों के हाथों कर्ज के साइकिल में फंसे रहते हैं। गांव के बाकी किसान भूमिहर मजदूर हैं जो ठाकुर के खेतों में काम करने को मजबूर हैं। लैंड ओनरशिप सीलिंग लॉज भले ही किसी व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन हो इस पर सीमा लगाते हैं, लेकिन ठाकुर जैसे लोग अपनी उपजाऊ ज़मीन पर फैक्ट्री लगाकर इस कानून का लूप होल निकाल लेते हैं। वे खुद को जॉब क्रिएटर्स और नए भारत का निर्माण करने में सहयोगी के रूप में पेश करते हैं। इसी दौर में भारतीय सिनेमा आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस और मॉडर्नाइजेशन के प्रश्नों से जूझ रहा था। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के कारण किसानों के संघर्ष, जबरन पलायन और कर्ज की समस्या जैसे विषय उभर कर सामने आ रहे थे। 2 बीघा ज़मीन ने न सिर्फ इन सामाजिक और आर्थिक तनावों को रिप्रेजेंट किया है, बल्कि संवेदनशीलता के साथ उन्हें दर्शकों के सामने भी रखा है। और आइए अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के नैरेटिव स्ट्रक्चर और थीम्स के बारे में। फिल्म की कहानी शंभू महतो के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार बलराज साहनी ने निभाया है, जो अपनी 2 बीघा ज़मीन को एक लालची जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह से बचाने की कोशिश कर रहा है। ठाकुर अपनी ज़मीन के बड़े हिस्से को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेचना चाहता है। जब शंभू इसका विरोध करता है तो उसे एक हेर फेर किया हुआ कर्ज और अदालत का आदेश मिलता है कि वह 3 महीनों के अंदर उस कर्ज को चुकाए। गांव में रहकर उसके लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो कलकत्ता चला जाता है, जहां वह अनजाने में उन माइग्रेंट वर्कर्स की श्रेणी में शामिल हो जाता है जो अर्बन सेंटर्स में अपमान और शोषण झेलते हैं। शंभू की इस यात्रा के माध्यम से यह फिल्म गरीबी से उपजे नैतिक संकटों की पड़ताल करती है, जहां छोटे छोटे समझौते और अपमान इंसान की गरिमा को ख़त्म कर देते हैं। उसका छोटा बेटा कन्हैया, जिसका किरदार रतन कुमार ने निभाया है, ये वही रतन कुमार है जिसने राज कपूर की अवार्ड विनिंग फिल्म बूट पॉलिश में भी अभिनय किया था। वो चुपके से उसके पीछे पीछे कलकत्ता आ जाता है। इससे बाप बेटे के बीच का इमोशनल रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो जाता है, जो बाईसाइकिल थीव्स जैसी फिल्म की याद दिलाता है। जैसे जैसे परिवार बिखरता जाता है, शंभू की गर्भवती पत्नी पार्वती, जिसका किरदार निरूपा राय ने निभाया है, वो भी आखिरकार शहर जाने का जोखिम उठाती है। हम देखते हैं कि ग्रामीण स्थिरता कैसे खत्म हो रही है और कम्युनिटी का सहारा खोता जा रहा है, और हमारे सामने उन महिलाओं की असुरक्षा सामने आती है जिनके पास कोई पुरुष संरक्षक नहीं है। फिल्म के अंत तक शंभू अपनी ज़मीन वापस नहीं पा पाता, जिस पर अब फैक्ट्री बननी तय है। निर्मम इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रतीक बन जाता है, जो ग्रामीण गरीबों को कुचल देती है। हमें फिल्म का एक निराशाजनक अंत देखने को मिलता है,
जिसमें शंभू अपनी मिट्टी की एक मुट्ठी तक नहीं ले पाता, और ये अंत दर्शकों को बाध्य करता है कि वे इन व्यवस्थागत अन्यायों के साथ सीधे सीधे टकराएं। आइए अब फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें। बलराज साहनी द्वारा शंभू के रूप में निभाया गया किरदार आज भी ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि उसमें जरा भी समझौता नहीं किया गया, बल्कि पूरी तरीके से रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल मिलता है। समय में परिवर्तन के साथ चेंज होने वाला ठाकुर, जो कृषि आधारित व्यवस्था से औद्योगिक उत्पादन व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहता है, और उसके साथ ही गांव के वे मजदूर जो कारखाने में काम करने का सपना देखते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है और उन्हें मजबूरन समय के साथ बहना पड़ रहा है। इन सब से भिन्न शंभू पुरानी गोल्डन एज यानी खेती बाड़ी पर आधारित उत्पादन प्रणाली की परंपरा पर डटा हुआ है, जहां ज़मीन को मां माना जाता था। एक सीन में ठाकुर शंभू से वादा करता है कि वह उसका कर्ज माफ करके ऊपर से कुछ पैसे भी दे देगा। इस पर शंभू कहता है, ज़मीन किसान की मां है, मां बेच दूं? इस पर ठाकुर टिप्पणी करता है, ज़मीन पर मिल लगने से ज़मीन बाप बन जाएगी। जब शंभू फिर भी अपनी ज़मीन बेचने से इनकार करता है, तो ठाकुर उसको धमकी देता है कि शंभू अगर एक दिन में कर्ज ना चुकाए तो वह ज़मीन की नीलामी करवा देगा। इस सीन की खामोशी में एक घड़ी के 2 बजने की आवाज़ सुनती है, जो ऐसा लगता है मानो संकेत दे रही हो कि इस ट्रेडिशनल किसान के समय का हिसाब अब ख़त्म हो चुका है और टेक्नोलॉजी अब इन शांत गांवों की हरियाली में प्रवेश कर रही है। इस घटना में शंभू एक हारी हुई दौड़ में धकेल दिया जाता है। वह अब कलकत्ता जाने का फैसला करता है, जहां वह किस्मत आजमाएगा ताकि पैसे जमा करके कर्ज चुका सके। पर वो एक तरीके की एक्सप्लॉयटेशन से निकलकर दूसरे एक्सप्लॉयटेशन के अंधेरे में घुस जाता है। शहर के अपने तौर तरीके हैं मजदूरों का शोषण करने के लिए। यहाँ का शहरी मध्यम वर्ग कुछ आने बचाने के लिए रिक्शे वाले के साथ मोल भाव करता है, जबकि एक अमीर आदमी शंभू को पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 रुपये का लालच देकर कहता है कि वो उस रिक्शे को दौड़ में पीछे छोड़ दे जिसमें उसकी महबूबा जा रही है। 6 रुपये की लालच में शंभू पहले एक घोड़े वाली बग्घी को पार करता है, फिर दूसरे रिक्शे वाले को पीछे छोड़ देता है, पर तभी बदकिस्मती से उसके रिक्शे का एक पहिया निकल जाता है। इस हादसे में वो घायल हो जाता है, जिससे उसके लिए इतना पैसा कमाना असंभव हो जाता है कि वह अपना कर्ज चुका सके। फिर भी इस दुर्गति के बावजूद उसके आदर्श नहीं डगमगाते। जब उसका बेटा पैसे चुरा लेता है तो शंभू रोते हुए उसे डांटते हुए कहता है, किसान का बेटा होकर तूने चोरी की, तेरी माँ सुनेगी तो शर्म से मर जाएगी। शुरुआत में एक एजुकेटेड और शहरी बैकग्राउंड होने के कारण बलराज साहनी को इस भूमिका के लिए गलत चुनाव माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने सभी के शक को दूर कर दिया। इस किरदार के लिए उन्होंने बहुत गहरी तैयारी की, वजन कम किया, कलकत्ता की सड़कों पर असली रिक्शा खींचा और असली रिक्शा चालकों के बीच घुल मिल गए। इनमें से कुछ ने ऐसी कहानियां सुनाई जो कि भयानक रूप से शंभू के संघर्ष के साथ मेल खाती थी। बाद में साहनी ने एक ऐसे रिक्शे वाले से मुलाकात को याद किया जिसने अपनी 2 बीघा ज़मीन बचाने के लिए 15 साल तक संघर्ष किया था। उसी क्षण साहनी को समझ आया कि एक्टिंग किसी सिद्धांत से नहीं बल्कि स्वयं जीवन जीने से उपजती है। और अब निरूपा राय के किरदार की बात करें तो निरूपा राय पहले पौराणिक भूमिकाओं में बंधी रहती थी। उन्होंने पार्वती की भूमिका में कच्चा, संवेदनशील और गहराई भरा अभिनय प्रस्तुत किया है। उन्होंने पूरी शूटिंग के दौरान अनधुले देहाती वस्त्र पहन रखे, जिससे उनके कैरेक्टर की ऑथेंटिसिटी बनी रहे, और अपनी चकाचौंध भरी छवि को पूरी तरह से त्याग दिया। पार्वती को यह असुरक्षा महसूस होती है कि उसके पति शंभू कहीं बेवफाई ना कर बैठें, खासकर तब जब उसे बहुत समय तक वो पत्र नहीं लिखते। यह असुरक्षा शायद इस वजह से है कि औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में परिवार के सभी सदस्य भले ही काम कर रहे हों, लेकिन उनमें वो सामूहिकता नहीं रही जो कृषि उत्पादन प्रणाली में थी, जहां
सब मिलजुल कर काम करते थे और इसी असुरक्षा के कारण वह गर्भावस्था के दौरान भी कलकत्ता जाने का जोखिम उठाती है ताकि शंभू से मिल सके। इस फिल्म में जगदीप, जो आगे चलकर एक मशहूर कॉमेडियन के रूप में प्रसिद्ध हुए, जूता पॉलिश करने वाले लड़के की भूमिका में नजर आते हैं, जिसने शहरी जीवन के संघर्ष की तस्वीर को बहुत अच्छे से पेश किया है। शंभू का बेटा कन्हैया एक बार फिर बूट पॉलिश फिल्म की तरह जूता पॉलिश करने वाले लड़के के रूप में दिखता है, जिससे उस दौर की आम जीवन की स्थितियों का चित्रण और भी अधिक रियलिस्टिक तरीके से होता है। इसके साथ ही उस दौर की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी एक विशेष कैमियो में ठकुरायन के रूप में नजर आती हैं। वह बिना कोई पैसा लिए आजा रिया निंदिया लोरी गाती हैं, जिससे फिल्म के इमोशनल एस्पेक्ट को और अधिक समृद्धि मिलती है। अगर इस फिल्म की इंस्पिरेशन के बारे में बात करें तो बिमल रॉय की प्रेरणा पर इटालियन नियो रियलिज्म का गहरा प्रभाव था। विशेष रूप से विटोरियो डी सिक्का की फिल्म बाइसाइकिल थीव्स का जो 1948 में आई थी, जिसे 1952 में हुए पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिखाया गया था। डी सिक्का की फिल्म में मजदूर वर्ग के कठिन जीवन को बिना किसी दिखावे के प्रस्तुत किया गया था, जिसे रॉय ने अपनाने का निश्चय किया, यानी रियल लोकेशंस पर शूटिंग करना, नेचुरल लाइटिंग का यूज़ करना और बड़े बड़े सेटों से परहेज करना और आम लोगों की रोज़मर्रा के संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करना। साहित्यिक स्तर पर इस फिल्म की कथा रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कविता दुई बीघा जोमी और सलील चौधरी की लघु कहानी रिक्शा वाला से प्रेरित थी, जिनमें काव्यात्मक संवेदनशीलता और सामाजिक आलोचना का संतुलित मिश्रण मिलता है। चौधरी की शर्त थी कि वे अपनी कहानी तभी देंगे जब संगीत की रचना भी वही करें, ताकि कथा और संगीत के बीच एक सब्जेक्टिव यूनिटी बनी रह सके। बिमल रॉय ने स्टूडियो कन्वेंशन से हटकर काम किया। इटालियन इन्फ्लुएंसेस के साथ साथ ऋषिकेश मुखर्जी की स्टीक एडिटिंग के जरिए इस फिल्म में एक डॉक्यूमेंट्री जैसी तेजी भी देखने को मिलती है। रॉय की निर्देशन शैली एक मध्य मार्ग को फॉलो करती है। वो ना तो गांव को पूरी तरीके से आदर्श बनाता है और ना ही शहर को पूरी तरीके से राक्षस जैसा दिखाता है। इसके बजाय वो दोनों जगहों में नैतिक जटिलताओं को सामने रखता है। जहां रूरल इंडिया की कम्युनल स्पिरिट सामंतवादी एक्सप्लॉयटेशन से दूषित है, वहीं अर्बन एरिया अवसर तो प्रदान करती है, पर साथ साथ क्रूरता और बेरुखी को भी जन्म देती है। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो चाहे बिमल रॉय ने रियलिज्म को प्रेफरेंस दी है, उन्होंने संगीत को पूरी तरीके से त्यागा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारतीय सिनेमा की परंपरा और दर्शकों की अपेक्षाओं का ख्याल रखा है। उन्होंने गानों की संख्या 4 तक ही सीमित रखी, जो उस समय के हिसाब से बहुत कम थी। इसका कारण यह भी था कि वो नैरेटिव इंटेग्रिटी को बनाए रखना चाहते थे और बिना किसी संदर्भ के गानों को फिल्म में डालना नहीं चाहते थे। शैलेंद्र के गीत धरती, सीजन्स और नेचर की लय को दर्शाते हैं, जिससे फिल्म की कृषि प्रधान भावना मजबूत होती है। सलील चौधरी ने फोक एलिमेंट्स, कहीं कहीं वेस्टर्न क्लासिकल ट्यून्स के साथ संगीत को तैयार किया है, जबकि एक लोरी में मीना कुमारी का एक कैमियो दिया है। और इसकी क्रिटिकल रिसेप्शन की बात करें तो फिल्म का प्रवासी मजदूर और वर्ग संघर्ष पर सिंपैथेटिक रिप्रेजेंटेशन भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया और यूरोप, चीन और रूस में इसकी तारीफ हुई। भारत में इसने राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और उस दौर के राज कपूर जैसे दिग्गजों ने कहा कि काश यह फिल्म उन्होंने बनाई होती। कुछ क्रिटिक्स ने इसके प्लॉट को क्लॉस्ट्रोफोबिक कहा है, क्योंकि कहानी निरंतर अंधकार और कठोरता से भरी थी, पर दूसरे लोगों ने इस कठोर ईमानदारी को आवश्यक बताया। फिल्म का रियलिज्म निराशा की बजाय सहानुभूति पैदा करता है और दर्शकों को सामाजिक अन्यायों को फेस करने पर मजबूर करता है। और अंत में हम कह सकते हैं कि 2 बीघा जमीन द्वारा उठाए गए मुद्दे आज भी उतने ही ताज़ा हैं। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की एक बुनियादी नींव के रूप में खड़ी है और एक क्लासिक मास्टरपीस के रूप में इसको हमेशा याद किया जाएगा। तो ये थी 2 बीघा जमीन पर आज की अनफिल्टर टॉक। ऐसे ही नई पुरानी फिल्मों के ऊपर अनफिल्टर टॉक को देखने के लिए रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और until next time, goodbye and thank you.